नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है बल तथा दाब। तो इस चैप्टर में हम लोग बल तथा दाब के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ मुख्य टॉपिक है जिनकी चर्चा हम लोग इस अध्याय में करेंगे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, संपर्क बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, पेशी बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, असंपर्क बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभिकर्षण और अपकर्षण के बारे में हम लोग इस अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। हम अपने चैप्टर की शुरुआत यहाँ से करते हैं। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को, क्या लिखा है, हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है, जिन वस्तुओं पर, क्या लिखा है, जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के क्या करेंगे, उत्तर खोजेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। अपकर्षण बल या अभिकर्षण बल क्या है, बल अपकर्षण या अभिकर्षण। उठाना खोजना, क्या लिखा है, उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट मारना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। आगे देखते हैं। ये सारणी देख लेते हैं। सारणी क्या लिखा, कुछ कार्यों को अपकर्षण तथा अभिकर्षण के रूप में पहचान करना है। इसमें क्या लिखा, मेज पर रखी पुस्तक को, क्या लिखा, मेज पर रखी पुस्तक को यदि गतिशील करना है, गतिशील बनाना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, या तो धक्का मार सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, खींचना या उठाना। तो इन दोनों की इस क्रियाओं में क्या होता है, अपकर्षण और अभिकर्षण क्या होंगे, दोनों होंगे। दरवाजों, क्या लिखा है, दरवाजे को खोलना या बंद करना। दरवाजों को जब हम खोलेंगे तो खींचेंगे और बंद करेंगे तो धक्का देना। इस पे भी क्या होगा, अपकर्षण या अभिकर्षण। ठीक। कुएं से बाल्टी, क्या लिखा है, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, कुएं से बाल्टी की पानी को खींचना, ये क्या हो जाएगा, अभिकर्षण हो जाएगा। फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना। और अगला क्या लिखा, किसी मेज की दराज को खोलना है। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इसमें क्या हो रहा है, अभिकर्षण या अपकर्षण बल कार्य कर रहे हैं और यही क्रियाएं हो रही हैं। तो आगे हम देखते हैं, यहां से देखते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण या अपकर्षण अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना अर्थात अपकर्षित करना, या खींचना अर्थात अभिकर्षित करना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर, क्या लिखा है, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु को बल लगने के कारण, क्या लिखा है, अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए हम इसको ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए पहली क्या कहती है, मैंने कक्षा 6 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव है, अभिकर्षण है। किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप सोचते होंगे, क्या सोचते हैं, क्या यह खिंचाव है या धक्का है। तो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं बल, क्या लिखा है, बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। अन्योन्य क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी स्थिर कार के पीछे क्या है, खड़ा है। ठीक। यहां से देखते हैं, मान लीजिए अब आदमी कार को क्या करता है, धक्का लगाता है।
धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए, देखते हैं ये पॉइंट। चित्र 8.2 ए में क्या है, कार के पीछे खड़ा एक व्यक्ति है। 8.2 में एक आदमी कार को क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है। ध्यान दीजिए कि कार को क्या लिखा, कार को गति देने के लिए आदमी को क्या होगा, इसे धक्का लगाते रहना होगा। यहाँ देखते हैं चित्र 8.3 ए में कौन किसे धकेल रहा है, ये दोनों लड़कियां हैं। आगे देखते हैं, यहां से पढ़ते हैं। चित्र 8.3 तीन स्थितियां दर्शाता है जिनसे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? चित्र 8.3 ए में अभी मैंने देखा, जो चित्र 8.3 ए में दोनों लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रही हैं, धक्का दे रही हैं, धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं। जबकि चित्र 8.3 बी में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इसी प्रकार चित्र 8.3 सी में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। आगे देखते हैं यहाँ से। इन उदाहरणों से क्या लिखा है, इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच क्या लिखा है, इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। आइए अब बलों की खोजबीन करते हैं। बलों की खोजबीन क्रियाकलाप के माध्यम से हम देखते हैं। कोई भारी वस्तु, क्या लिखा है, कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से धकेलने का क्या लिखा है, जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकें। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे, जैसा कि चित्र 8.4 ए में दिखाया गया। क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अब उसी क्या लिखा, अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा से धकेले, जैसा कि चित्र 8.4 बी में दर्शाया गया है। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं चित्र 8.4 क्या है, दो मित्र एक भारी वस्तु को धक्का देते हुए एक ही दिशा में, ए में तो चित्र ए में एक ही दिशा में और बी में विपरीत दिशा में। यहाँ देखते हैं, क्या आपने कभी रस्सा कसी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं, जैसा कि चित्र 8.5 में दर्शाया गया है। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। कभी कभी रस्सा क्या लिखा है, कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता, कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। चित्र 8.5 में देखते क्या लिखा है, यदि दोनों टोलियां रस्से को समान बल से खींचती हैं तो रस्सा खिसकता नहीं, अर्थात बल क्या होता है, शून्य हो जाता है। जीरो, नेट बल क्या होता है, शून्य हो जाता है। देखते हैं, यहाँ देखते हैं, जो टोली क्या लिखा है, जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में क्या होता है, विजयी होती है। ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं, तो आइए देखते हैं क्या सुझाते हैं। किसी वस्तु पर क्या लिखा है, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 8.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था? यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। जैसा कि देखते क्रियाकलाप 8.2 में जब आप
दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था? स्मरण कीजिए कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी दिशा में नहीं जाता है। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके क्या लिखा है? बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, क्या लिखा है? यह भी याद रखिए कि यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी क्या होता है? बदल जाता है। आगे देखते हैं अब। यहाँ ये पैराग्राफ देखते हैं। समान रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं तथा वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। अब देखते हो, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात जो बल है वो वस्तु की गति की अवस्था में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। तो आइए हम याद करें, जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है? इसको क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए जैसा कि चित्र 8.6 में दर्शाया गया है। क्या गेंद गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली पर गेंद क्या लिखा है? क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या बढ़ती है या घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लेते हैं तो क्या होता है? देखिए पॉइंट क्या लिखा है? विराम अवस्था में गेंद पर लग क्या लिखा है? विराम अवस्था में गेंद पर लगाने पर वह गतिशील हो जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल क्या थी? शून्य थी। लगाए गए बल में क्या लिखा? लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली क्या लिखा? मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर क्या है? झपटता है। क्या लगेगा? झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। इसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को क्या कर सकता है? रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली क्या लिखा? यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ये परीक्षण अब देखते हैं, ये परीक्षण क्या बताते हैं? ये परीक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। यदि यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आगे देखते हैं, चित्र 8.7 क्या कह रहा है? देखते हैं। टायर को तेज गति से चलाने के लिए इसे लगातार क्या होगा? धक्का मारना पड़ता है। आगे देखते हैं। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है? आइए ज्ञात करें, क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। एक गेंद लीजिए तथा इसे क्रियाकलाप 8.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए। गेंद को धक्का देकर चलाइए जैसा कि चित्र 8.8 ए में दिखाया गया। अब चित्र 8.8 बी में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है? इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने के इस प्रकार रखिए कि
ये गतिशील गेंद के पथ से पहले ही भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति, क्या लिखा है, गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को क्या करिए, नोट कीजिए। आगे देखते हैं, ये हो गया चित्र ए हो गया और ये चित्र बी हो गया। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। चित्र 8.8 ए में क्या लिखा है, किसी समतल सतह पर गेंद को धक्का देकर गतिशील करना। चित्र बी में क्या है, गेंद के रास्ते में रखे पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। इसे ये देखिए, गेंद ऐसे गया, ऐसे इसकी दिशा क्या है, ये है, ठीक। और जैसे ही इस पैमाने से टकराती है वो इस दिशा की ओर क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। आगे देखते हैं। अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल, क्या लिखा है, अब कुछ और उदाहरणों पर क्या करते हैं, विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज, क्या लिखा है, क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या लिखा है, क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है, तो अवश्य ही गेंद की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब देखते हैं, इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और अन्य उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं नीचे आगे क्या है। किसी वस्तु की चाल, क्या लिखा है, किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः, क्या लिखा है, अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब देखते हैं गति की अवस्था, ये पॉइंट देख लेते हैं। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा में किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की क्या है, अवस्थाएं हैं। यहाँ से देखते हैं, इसका यह अर्थ, क्या लिखा, इसका यह अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो आइए हम पता लगाते हैं। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर, क्या लिखा है, यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलते हैं या ढकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। अब देखते हैं, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात बल के द्वारा किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं, जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं तो क्या होता है। जब गूथे हुए आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है। इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में क्या होता है, परिवर्तन हो सकता है। अब देखते हैं, बल, जितने भी हमने क्रियाकलाप पढ़ा उसमें बल का क्या महत्व है, देखते हैं। जब बल किसी, क्या लिखा, उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल क्या है? बल द्वारा किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। बल गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। क्या लिखा है, बल गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है। आगे देखते हैं,
यह स्मरण क्या लिखा है, यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बगैर बल लगाए, क्या लिखा है, इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। अब देखते हैं संपर्क बल। संपर्क बल में पहला क्या देखते हैं, पेशीय बल। पेशीय बल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर, क्या लिखा है, सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की, क्या लिखा है, संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है, सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को ढकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों, क्या लिखा है, हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशी बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशी बल का उपयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये क्या लिखा है? जंतुओं का पेशी बल अनेक कठिन कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। क्योंकि, क्या लिखा है, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशीय किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। ठीक। अब देखते हैं घर्षण। घर्षण क्या है? अपने कुछ अनुभवों, क्या लिखा है, अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पेडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में क्या होता है? रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाती है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। अब आगे देखते हैं यहाँ से। इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता। क्या लिखा है? इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई, क्या लिखा है, क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है या क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? तो आइए देखते हैं किस दिशा में लगता है। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो वही आगे देखते हैं। क्या लिखा है? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है? घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को क्या होता है? नाव को रोक देता है। अब देखते हैं घर्षण बल। क्या लिखा है? घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। आइए अब आगे देखते हैं। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि, क्या लिखा है? आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो। तो आइए देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं असंपर्क बल। क्या है? असंपर्क बल में हम क्या पढ़ते हैं? चुंबकीय बल। क्रियाकलाप के माध्यम से इसको हम देखते हैं। क्षण चुंबकों का एक युग्म लीजिए। चित्र 8.10 में दर्शाए अनुसार एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों पर रखिए। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरे, क्या लिखा है? अब चुंबक के दूसरे सिरे को
बेलनों पर रखे चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है। चित्र देख लेते हैं क्या है 8.10 क्या कह रहा है, दो चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का परीक्षण करना इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं, क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये परीक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है? कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में लाए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल क्या लिखा है? चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। अब देखते हैं स्थिर वैद्युत बल। क्या देखते हैं? स्थिर वैद्युत बल। प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे लटकाइए, जैसा कि चित्र 8.11 में दिखाया गया है। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रॉ क्या लिखा है? स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श न करें। आप क्या देखते हैं? अब लटके हुए क्या लिखा? अब लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रॉ के समीप क्या लिखा है? फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है लटकते क्या हुआ? लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखते हैं? तो देखते हैं क्या है, ये देखिए चित्र 8.11। कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रॉ भी कागज की शीट से रगड़ा जाए, क्या लिखा है? लेकिन लटका हुआ स्ट्रॉ भी कागज की शीट से रगड़ा जाए तो यह उसे क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। कागज की शीट क्या लिखा है? कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। आगे देखते हैं क्या लिखा है, एक आवेशित वस्तु द्वारा क्या लिखा है? एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक क्या है? अन्य उदाहरण है। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर गिरते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। जब सिक्का आपके हाथ से पकड़ा हुआ है तो यह क्या है? विराम अवस्था में है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बना क्या लिखा है? सॉरी, क्या लिखा है? क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा बल है? तो कौन सा बल है? गुरुत्व बल है। आगे देखते हैं, वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्या लिखा है? वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। आइए देखते हैं ये पॉइंट क्या कह रहा है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब देखते हैं दाब। दाब के बारे में पढ़ते हैं।
क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? आइए पता लगाएं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? सब्जियों सब्जियों को किसी कुंठित चाकू तथा उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। अब देखिए किसमें आसानी है। आगे देखते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, क्या लिखा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? अब देखते हैं दाब की परिभाषा क्या है। किसी पृष्ठ के, क्या लिखा है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ये दाब का फार्मूला है। दाब बराबर क्या दिया है? बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह बल लगता है। ये पॉइंट क्या लिखा है? यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत हैं जिस पर दाब ज्ञात करना है। आगे देखते हैं पहेली को क्या समझ में आता है, देखते हैं। अब मेरी समझ में आया कि कूलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं, जैसा कि चित्र 8.13 में दिखाया गया है। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः इसके शरीर पर लगने वाला दाब क्या होता है? कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक, क्या लिखा है? ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है, इसीलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती है? और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब द्रव और गैस के बारे में पढ़ते हैं। जब द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है, क्या यह क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर होता है जिस पर बल कार्य करता है? आइए ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। इसको क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। क्या लिखा है? पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तान कर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए, जैसा कि चित्र 8.14 में दिखाया गया है। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। क्या रबड़ की शीट बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में, क्या लिखा है? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ पानी और डालिए और उड़ेलिए। रबड़ की शीट के फुटबॉल तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबड़ की शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? तो आइए आगे देखते हैं। ये चित्र 8.14। किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर क्या करता है? निर्भर करता है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 8.9 में क्या है। प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या सॉफ्ट ड्रिंक, मृदु पेय की उपयोग की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं। चित्र 8.15 में दर्शाए अनुसार बोतल के पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी न सिरे। यदि पानी रिसता है तो इसके क्या लिखा है? यदि पानी रिसता है तो इसको पिघले मोम से बंद कीजिए। अच्छी प्रकार बंद कीजिए।
कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप 8.8 के अनुसार एक पतली रबड़ की शीट से बंद कीजिए। अब बोतल को क्या लिखा है, अब बोतल को पानी से आधा भरिए। क्या आप देखते हैं कि इस बार क्या लिखा है, इस बार कांच की नली में क्या लिखा है, इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट क्यों फूल जाती है। आगे देखते हैं। बोतल में कुछ पानी और डालिए। क्या रबड़ की शीट के फुलाव में कुछ अंतर आता है। ध्यान दीजिए कि रबड़ की शीट को बर्तन के नीचे क्या लिखा है, ध्यान दीजिए कि रबड़ की शीट को बर्तन के नीचे नहीं बल्कि पार्श्व में लगाया गया है। क्या इस स्थिति में शीट का फूलना रबड़ शीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी क्या लगा, पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है। आइए इसकी और अधिक छानबीन करते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। क्या लिखा है, प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे के समान ऊंचाई पर हो, जैसा कि चित्र 8.16 में दर्शाया गया है। अब बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं, क्या सुराखों से निकलता पानी क्या लिखा, क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर दूरी पर गिरता है। यह क्या दर्शाता है देखते हैं। क्या अब आप कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर क्या करते हैं, दाब डालते हैं। ये देखिए चित्र में क्या दिया गया है, इसमें द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान बल या समान दाब डालते हैं। अब हम गैसों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्या गैसें भी दाब डालती हैं। क्या वे जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। आइए हम इसका पता लगाएं और ज्ञात करें। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं, क्या लिखा है, जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है। यदि यदि किसी फुलाए क्या लिखा है, यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दे तो क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है। क्या आप इसे फुला पाएंगे, यदि नहीं तो क्यों। क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है। स्मरण कीजिए कि यदि साइकिल की ट्यूब में पंक्चर हो जाए तो क्या लिखा है, स्मरण कीजिए कि यदि साइकिल की ट्यूब में पंक्चर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है। क्या ये परीक्षण दर्शाते हैं कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं, क्या क्या लिखा है, गैसें जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर क्या डालती हैं, दाब डालती हैं। अब हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु क्या लिखा है, वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें तो इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने। इस बोतल में क्या लिखा, तब इस बोतल में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के क्या होगा, बराबर होगा। आगे देखते हैं। लेकिन क्या लिखा है, लेकिन वायुमंडलीय दाब है कितना। आइए इसके परिमाण के बारे में विचार करें। क्रियाकलाप के माध्यम से हम देखते हैं। एक अच्छी रबड़ का एक चूसक या शकर लीजिए। यह रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है, जैसा कि चित्र 8.18 में दर्शाया गया है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है। इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए। आप सफल हो पाते हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए चित्र 8.18 में एक पृष्ठ पर दबाया हुआ रबड़ का चूसक। जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। क्या लिखा है, जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के
बीज की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर क्या लिखा है, वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण परिमाण का अनुमान लगा क्या लिखा है, आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच क्या लिखा है, वास्तव में चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को क्या लिखा है, समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या लिखा है, क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या है, कितना अधिक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। एक 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 केजी, द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल 2250 न्यूटन के बराबर होता है। देखिए 1 केजी बराबर क्या होता है, 1 केजी बराबर होता है 10 न्यूटन। कितना होता है, 10 न्यूटन होता है। ठीक, तो वही दिखाया गया है 225 गुणे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2250 न्यूटन। ठीक, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखते हैं 200 क्या लिखा, 2250 न्यूटन के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते, इसका कारण है कि क्या लिखा है, इसका कारण कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर होता है, और यह बाहर के दाब को क्या करता है, संतुलित कर देता है। अब देखते हैं क्या आप जानते हैं, ये पॉइंट देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वान गोरिक ने क्या लिखा है, ऑटो वान गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इस गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए। वायुमंडल क्या लिखा है, वायु दाब का बल क्या लिखा है, वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग न कर पाए। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, अर्धगोलों को खींचते हुए घोड़े। आगे देखते हैं, प्रमुख शब्द हैं कुछ जिनकी चर्चा हम लोगों ने इस चैप्टर में किया और उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जैसे क्या है, वायुमंडलीय दाब, संपर्क बल, स्थिर वैद्युत बल, बल घर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्व चुंबकीय बल और पेशी बल। पेशी बल के अलावा हम लोगों ने पढ़ा असंपर्क बल, दाब, अभिकर्षण और अपकर्षण के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। अब देखते हैं हम लोगों ने क्या सीखा। बल धक्का देना, बल क्या है, धक्का देने, अपकर्षित करना या खींचना या अर्थात अभिकर्षित करना हो सकता है। अर्थात क्या लिखा है, बल धक्का देना या खींचना हो सकता है। क्या लिखा, बल 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल का परिमाण क्या लिखा है, बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गति अवस्था में क्या होना, परिवर्तन होना। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी वस्तु पर क्या लिखा है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्या लिखा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रव तथा गैसों क्या लिखा है, द्रव तथा गैसीय बर्तनों क्या लिखा है, द्रव तथा गैसीय बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रिक्त स्थानों की इसमें पूर्ति करना है। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना चाहिए, अभिकर्षण क्या होना चाहिए यहाँ पर, अभिकर्षण। तो पहले पॉइंट में क्या होगा, क में कुएं से पानी
निकालते समय हमें रस्सी को अभिकर्षण होगा यहाँ। ठीक, आगे देखते हैं ख में क्या होगा। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या लिखा है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आकर्षित, क्या हो जाएगा, आकर्षित करती है। अगला पॉइंट देखते हैं ग, सामान से क्या लिखा है, सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें, सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, अपकर्षण। अपकर्षण करना पड़ता है। ठीक, आगे देखते हैं घ पॉइंट क्या लिखा है, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 क्या कहता है, एक धनुर्धर क्या लिखा है, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आइए पूर्ति करते रिक्त स्थानों की। इसमें देखते हैं पेशी, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकर्षण, इसमें भरना है। तो क वाला हम देखते हैं पहले। धनुष को खींचने के लिए क्या लिखा है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी, क्या लिखा है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी मतलब धनुष की आकृति में परिवर्तन होता है। तो यहां पर क्या होगा, आकृति, क्या होगा, आकृति में परिवर्तन आती है। अब ख पॉइंट देखते हैं, ख पॉइंट देखते हैं, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल, क्या लिखा है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल संपर्क बल का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या होगा, संपर्क, क्या होगा, संपर्क होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं ग क्या है, तीर की गति की अवस्था में क्या लिखा है, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार क्या है, उत्तरदायी बल का प्रकार क्या है, पेशीय बल का, क्या है, पेशीय बल का उदाहरण है। अगला देखते हैं पॉइंट घ, क्या लिखा है, घ, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल, क्या लिखा है, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल गुरुत्व बल। तो यहां पर होगा गुरुत्व, गुरुत्व होगा। फिर उसके बाद तथा वायु के कारण, क्या लिखा है, वायु के घर्षण के कारण। तो यहां पर क्या होगा, घर्षण, घर्षण के कारण होते हैं। क्या लिखा है, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले बल को, बल गुरुत्व हो गया, गुरुत्व, तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं, घर्षण के कारण होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी ड्रॉपर के, क्या लिखा है, जब किसी ड्रॉपर के चंचू या नोजल को पानी में रख कर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है या दिखलाई देती है। बल्ब पर से दबा सॉरी क्या लिखा है, बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है, पानी का दाब, पृथ्वी का गुरुत्व, रबड़ के बल्ब की आकृति या वायुमंडलीय दाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब, क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब। दोस्तों आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर आपका है घर्षण। हम लोग घर्षण चैप्टर या उसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।